हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक के क्रम में सिद्ध साहित्य के ऊपर। इससे पहले हमने आदिकाल की सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा किया था, जिसमें कि आपने देखा कि जो उस समय की सामाजिक स्थिति थी उसमें केंद्रीय सत्ता धीरे धीरे खत्म हो गई थी और छोटे छोटे क्षेत्रों में राजा अपने राज्य को स्थापित किए थे और उनका जो मुख्य लक्ष्य था साम्राज्य विस्तार और स्त्रियों का हरण करना। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि उसी समय भाषा के दृष्टिकोण से भी एक संक्रमणकालीन स्थिति चल रही थी। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश से हिंदी का रूप विकसित हो रहा था। दूसरी तरफ हमने देखा कि धार्मिक दृष्टिकोण से जनता पर ज़्यादा प्रभाव था, जिसमें कि सिद्ध नाथ जैन आदि के जो प्रचारक थे, उससे जुड़े हुए जो साहित्यकार थे, उनकी रचनाएं धीरे धीरे मिलनी दिखाई पड़ जाती हैं। फिर हमने देखा कि इस्लामी आक्रमण धीरे धीरे शुरू हो गए थे और कुछ मुस्लिम कवि जो कि हिंदी में रचना भी करना शुरू कर दिए थे। तो सिद्ध कवि कौन थे, क्या थे, सिद्ध साहित्य क्या है, उनकी भाषा कैसी थी, उनके जो सिद्धांत थे वो कैसा था, ठीक है, और गुरु शिष्य परंपरा जो रही है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम आज विस्तार से सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से परीक्षाओं में सवाल आते रहे। तो हम चलते हैं सीधे अपने लेक्चर पर बात करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी के पुस्तक के आधार पर सिद्ध कवि के बारे में। बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान इसी प्रकार की साधना थी। तो ध्यान में रखिए, ये वज्रयान कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कवि किस साधना पद्धति पर अपनी कविताएं लिख रहे थे, तो वो था वज्रयान। महापंडित राहुल साकृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। यानी कि जो वज्रयान है, सहजयान है या फिर मंत्रयान है, ये लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ध्यान में रखिए कि सिद्धों का जो संबंध है वो है वज्रयान से। सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। उनकी संख्या 84 बताई जाती है। प्रथम सिद्ध सराहपा, जिनका समय 8वीं शताब्दी, सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। सराहपा सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। जैसे आज कल आप सुनते होंगे कि इनका जीवन बहुत ही सहज सरल सौम्य है, तो सराहपा इत्यादि का जो बल था वो सहज जीवन पर था। इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। अब एक नया फैक्ट, हालांकि सिद्धों का संबंध वज्रयान से था, लेकिन सहजयान का प्रवर्तक सराहपा को माना जाता है। सिद्धों ने नैरात्म्य भावना, काया योग, सहज, शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। एक तरीके से सिद्ध साहित्य की प्रवृत्ति की बात करें तो ये जो वाक्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखिए कि सिद्धों ने नैरात्म्य भावना, काया योग, सहज, शून्य, समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रवृत्तिगत जब विकल्प बनते हैं तो उसमें ये विकल्प के रूप में आ सकता है कि सिद्धों ने वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया है या फिर उसकी आलोचना की है। तो यहाँ पर तीव्र प्रहार किया है, यानी कि उसकी आलोचना की है। अगला पॉइंट है, इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं। सिद्धों की एक खास विशेषता है कि इनकी जो भाषा रही है वो संधा भाषा रही है। ठीक है, संधा भाषा क्या है? संधा भाषा वस्तुतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। ये इंपॉर्टेंट रूप से आप ध्यान में रखिए कि संधा भाषा जो अंत साधनात्मक अनुभूतियां हैं उनको संकेत करने वाली एक प्रतीक भाषा के रूप में सिद्धों ने प्रयुक्त किया। इसीलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आती है। इसको समझना बहुत आसान नहीं है, बल्कि थोड़ा सा समय लगता है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। सिद्धों के साथ साथ नाथों ने अपने कविताओं में संधा भाषा का प्रयोग किया है।
कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलटबासी कहा जाता है। कबीर की उलटबासियाँ काफ़ी फेमस रही हैं, तो वो संधा भाषा का प्रयोग करते हुए उलटबासियाँ लिखने की कोशिश उन्होंने किया है। मध्य देश के पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है। इनकी भाषा में भी उन्हीं क्षेत्रों के तत्कालीन रूप मिलते हैं। तो एक तरीके से मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए आपको जो राजनीतिक इतिहास है, प्योर जिसको हिस्ट्री कहा जाता है, उसको भी पढ़ना चाहिए समानांतर, और एक मैप भी रखे रहना चाहिए कि मध्य देश के पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है। वैसे आमतौर पर नेपाल इत्यादि एरिया में सिद्ध रहा करते थे, नाथों का भी एरिया था। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने सिद्धों के बारे में पढ़ा कि बौद्ध धर्म जब तंत्र मंत्र की साधना में धीरे धीरे बदल रहा था, तो वज्रयान नाम की एक शाखा आई जिससे कि इन लोगों का संबंध था। इनकी संख्या कुल 84 बताई जाती है, और प्रथम जो सिद्ध थे वो सरापा थे, और वो सहजयान के प्रवर्तक थे। प्रवृत्तियों के बारे में मैंने बताया कि सिद्धों ने नैरात्म्य भावना, काया योग, सहज, शून्य, समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। वर्णाश्रम का इन्होंने विरोध किया। इनकी जो भाषा है संधा भाषा है, ठीक है, और संधा भाषा एक प्रतीकात्मक भाषा है, इसको ध्यान में रखिए। इसी भाषा का प्रयोग आगे चलकर नाथों ने भी किया और कबीर इत्यादि ने भी किया है। तो इन्हीं पॉइंट से सिद्ध साहित्य के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं, और आपके ऑब्जेक्टिव जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो भी क्लियर होंगे, और बाकी सब्जेक्टिव तौर पर भी आप सिद्धों के बारे में जो ठोस ठोस जानकारी होनी चाहिए वो भी प्राप्त कर लिए होंगे। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।